Hello friends, welcome back to the channel. In this video, we will discuss about the chapter number 1 of organic chemistry, that is haloalkane and haloarine. इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन, उसको कम्प्लीटली हम इसका रैपिड रिवीजन देखेंगे। मुझे आई होप कि आपने अपना ये पूरा चैप्टर अभी डिटेल में कर लिया होगा। इस वीडियो में हम इसका रैपिड रिवीजन देखेंगे, ठीक है। और अभी आपके एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम में अभी एक महीना ही रह गया है लगभग, तो आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छी करनी होगी। इसीलिए मैं आपके लिए हर चैप्टर की रैपिड रिवीजन वीडियो लेके आऊँगी। और अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना जो है चैप्टर, ठीक है। तो एक मोटिवेशन के साथ यू कैन डू इट, अभी भी आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपका जो है एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, ठीक है। तो कुछ टिप्स देना चाहूँगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कि आप लोग क्या करिएगा, नोट्स बनाइएगा, एक डिटेल नोट्स बनाइएगा, एक शॉर्ट नोट्स बनाइएगा और एक 1 पेज नोट्स बनाइएगा, ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले ना। पहले सबसे पहले इस चैप्टर का मैं आपको रोड मैप बता देती हूँ कि कैसे कैसे हम करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन का, फिर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे, देन प्रिपरेशन एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड देन लास्ट टॉपिक बचेगा पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। इसमें से एमपी बोर्ड के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए रैपिड रिवीजन जल्दी कर लेते हैं। और ईजी चैप्टर है, अगर आप एक बार इसको कर लेंगे, और इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसके जो है आपको PDF सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए इंट्रोडक्शन करें। सबसे पहले हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन होते क्या हैं। तो बेसिक अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अगर हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से, एलिफेटिक माने जिसमें आपको कोई बेंजीन रिंग वगैरह देखने को ना मिले, उसमें से अगर हम एक हेलोजन को हटाकर, उस एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह हेलोजन जोड़ देते हैं। यहाँ पे हेलोजन क्या होता है, हेलोजन यहाँ पर हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। तो एक हमने हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह क्या जोड़ दिया, हेलोजन एटम मिल गया, जोड़ दिया, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें हेलोअल्केन मिल गया। क्या मिल गया, हेलोअल्केन मिल गया। इसी तरह से अगर हम एरोमेटिक के केस में बेंजीन रिंग आ जाएगी, और बेंजीन रिंग में हम जहाँ पे जानते हैं कि हर जगह पे यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर हम बेंजीन रिंग में से हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह हेलोजन एटम जोड़ देते हैं, ये कैसी हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक। इसकी जगह हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह क्या जोड़ दिया, हेलोजन एटम जोड़ दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा हेलोअरीन। क्या मिल जाएगा, हेलोअरीन। और यहाँ पे ऊपर हमें क्या मिला था, हेलोअल्केन मिला था, और नीचे हमें क्या मिल गया, हेलोअरीन। तो ये बेसिक डेफिनेशन होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखने वाले क्लासिफिकेशन कि हेलोअल्केन और हेलोअरीन को कैसे क्लासिफाइड किया गया है। सो क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, कि आपके हेलोअल्केन हेलोअरीन में कितने हेलोजन एटम्स लगे हुए हैं, ठीक है, कितने हेलोजन एटम्स लगे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी कार्बन की चेन है, अगर यहाँ पर जैसे इस कार्बन की चेन पर आपका एक ही हेलोजन लगा हुआ है, ये आपकी एरोमेटिक रिंग है, इसमें एक ही हेलोजन लगा हुआ है। हेलोजन को मैं X से रिप्रेजेंट करूँगी, या फिर यहाँ पे F लगा दिया, तो एक ही हेलोजन लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोनो हेलोअल्केन, ठीक है। या फिर ये यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मोनो हेलोअरीन। यहाँ मोनो का मतलब ही एक होता है, अगर एक हेलोजन एटम है तो मोनो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कार्बन की रिंग ली, चेन ली, ठीक है। यहाँ पे 2 हेलोजन एटम लगे हुए हैं, ठीक है, 2 लगे हुए हैं, तो डाई हेलोअल्केन, ठीक है। इसी तरह बेंजीन रिंग पर 2 हेलोजन एटम लगे हुए हैं, तो डाई हेलोअरीन, ठीक है। अगर 3 लगे होंगे तो ट्राई हेलोअरीन, 4 लगे होंगे तो टेट्रा हेलोअरीन, ऐसे पॉली हेलोअल्केन में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ डाई, तो डाई को फर्दर क्लासीफाई किया गया है जेमिनल में और विसिनल में, ठीक है। जेमिनल और विसिनल में, जेमिनल का मतलब क्या होता है कि एक ही
कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन एटम, एक ही कार्बन एटम के ऊपर 2 हेलोजन एटम्स, तो वो जेमिनल का केस हो जाता है। 2 कार्बन है एडजेसेंट, उनके ऊपर हेलोजन एटम। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन लगे हुए हैं। यहाँ पर एक कार्बन पे हेलोजन एटम, उसके एडजेसेंट कार्बन पे ऊपर हेलोजन, तो इसको विसिनल बोलते हैं। विसिनल को अल्कलीन भी हम बोलते हैं। ठीक है, अल्कलीन डाइहैलाइड बोलेंगे इसको। ठीक है, और जेमिनल को हम बोलते हैं अल्कलिडीन हैलाइड। ठीक है, ये था आपका ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम। अब दूसरा हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हेलो अल्केन और हेलो अरीन को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है या sp2 है। sp3 है तो इसको फर्दर एलाइलिक और बेंजाइलिक में क्लासिफाई किया गया है, बेंजाइलिक। और sp2 है तो फर्स्ट इसको विनाइलिक में एंड सेकेंडली इसको एरल में। और इस एरल को ही आप लोग क्या बोलते हैं, इस एरल को ही हम लोग बोलते हैं हेलो अल्केन। क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन, हेलो अरीन, सॉरी हेलो अरीन। बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है क्योंकि चैप्टर को एकदम रिवाइज करना है, तो हमें तेज़ स्पीड ही लगानी पड़ेगी। ठीक है, सो यहाँ पे एलाइलिक का मतलब क्या होता है कि हेलोजन एटम है, हेलोजन को मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूँगी। हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा है जो फर्दर एक ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा है जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ा है। अगर हम इस कार्बन की जिससे हेलोजन एटम जुड़ा है इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो हमको क्या मिलेगी, sp3 मिलेगी। ठीक है, बेंजाइलिक का केस क्या होता है कि हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा है जो फर्दर बेंजीन रिंग से जुड़ा है, इसको बेंजाइलिक बोलते हैं। विनाइलिक का केस क्या होता है, विनाइलिक अगर इस कार्बन की हम देखेंगे तो इसकी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकलेगी। विनाइलिक का केस होता है कि हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा है जो खुद डबल बॉन्ड कार्बन है। ठीक है, जो खुद डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, इसकी अगर हाइब्रिडाइजेशन हम देखेंगे तो sp2 निकलेगी। एरिल या हेलो अरीन, एरिल या हेलो अरीन का मतलब है कि हेलोजन एटम एक ऐसे डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है, हेलोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन होगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी निकलेगी, sp2 निकलेगी। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब लास्ट क्लासिफिकेशन बचता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब होता है कि ठीक है, यहाँ पर डिग्री 3 तरह के होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शरी। प्राइमरी को हम बोलते हैं 1 डिग्री, सेकेंडरी को बोलते हैं 2 डिग्री एंड टर्शरी को बोलते हैं 3 डिग्री। अगर हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा है जो सिर्फ एक कार्बन एटम से जुड़ा है, यहाँ पर जो हेलोजन एटम है वो इस कार्बन एटम से जुड़ा था और ये फर्दर से भी एक कार्बन एटम से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री हो गया। ठीक है, हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा है जो फर्दर 2 कार्बन एटम से जुड़े हैं। देखिए ये 2 से जुड़े हैं, ये वाला कार्बन 2 से जुड़ा, तो ये 2 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर ये वाला होता है कि हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा टर्शरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हमने पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया। अब नोमेनक्लेचर आई होप कि आपने 11th में पढ़ा ही होगा। 11th में काफ़ी डिटेल में पूरा नोमेनक्लेचर दिया रहता है। तो यहाँ पे मैं कुछ कंपाउंड्स आपको लेके आई हूँ जो हेलो अल्केन, हेलो अरीन के, आपको उनके कॉमन नेम भी बताने हैं। कॉमन नेम मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कॉमन नेम होगा तो हम अल्किल हैलाइड से इसकी नेमिंग करेंगे। किससे नेम करेंगे, अल्किल हैलाइड से। ठीक है, अल्किल हैलाइड से। जो पहला कंपाउंड है हमारे पास ये रहा, इसका अगर हम जो है IUPAC नेमिंग देंगे तो सबसे बड़ी चेन ये है। कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 और 2 पर लगा है क्लोरो, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, आप लोग भी साथ साथ कीजिएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। कॉमन नेमिंग इसकी कैसे करेंगे, कॉमन नेमिंग में ये कार्बन जो है जिससे हेलोजन एटम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी ये 2nd डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री है, मतलब सेकेंडरी है। तो इसका जो कॉमन नेमिंग हो जाएगी वो हो जाएगी सैक 1 2 3 4 ब्यूटिल क्लोराइड, सैक ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या है, ये देखिए सबसे लंबी चेन लेंगे, यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, 3 कार्बन की है। चलिए यहाँ से ले लेते हैं, तो हमने ले लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा हाँ 1 ब्रोमो 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन। आई होप आप लोग भी कर रहे होंगे साथ साथ।
ठीक है। अगर इसका कॉमन नेमिंग देखें तो 5 कार्बन है, तो नियो 1 2 3 4 5 नियो पेंटल ब्रोमाइड, नियो पेंटल ब्रोमाइड। ठीक है। ये वाला कंपाउंड देखिए, यहाँ पर सबसे लंबी चेन ये 2 कार्बन की, ये 3 कार्बन, ये वाली 3 कार्बन की ले लेंगे। ठीक है। 1 2 पर ब्रोमो, यहाँ से अगर नंबरिंग करें 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन। और कॉमन नेमिंग इसकी क्या हो जाएगी, कॉमन नेमिंग ये देखिए 1 2 3 3 कार्बन से जुड़ा है, टर्शरी है, तो टर्ट 1 2 3 4 ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है। ये वाला कार्बन देखो, ये कार्बन जो है ये क्लोरीन से जो कार्बन जुड़ा है वो डबली बॉन्ड है, यानी विनाइलिक का केस है, तो कॉमन नेम हो जाएगा विनाइल और 2 विनाइल क्लोराइड। ठीक है, विनाइल क्लोराइड। ये तो सिंपल था। अगर ऐसा अलाइलिक होता तो अलाइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है। अगर इसका IUPAC नेमिंग देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो ईथीन, 1 क्लोरो ईथीन, या फिर डायरेक्ट क्लोरो ईथीन कर सकते हैं। ठीक है। इसका देखिए ये वाला, ये अलाइलिक का केस है, ये आप लोग खुद कीजिएगा। ठीक है। इसका मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर ही क्या है, यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2, तो यहाँ पे 1 पे क्लोरो है, 1 क्लोरो 2 मैथिल, और ये रिंग दी गई ये बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन। और अगर इसका जो है कॉमन नेमिंग हम देखेंगे तो ये देखिए, ये वाली जो स्ट्रक्चर होता है जब CH3 जुड़ा होता है इसको टॉलिन बोलते हैं। यहाँ पर ये ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन लगा दो, ओ क्लोरोटोलिन। ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये बेंजिल का केस है, यहाँ पे क्लोरीन डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, यहाँ पे कार्बन जुड़ा है, तो यहाँ इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। और इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1 क्लोरो फेनिल मीथेन, 1 क्लोरो फेनिल मीथेन। ये वाला आप कीजिएगा, ये वाला आप कीजिएगा, ये वाली ईजी आप लोग कर लेंगे। ठीक है। ये वाला भी आप कीजिएगा एंड ये आप कीजिएगा, ये आप कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है। CX बॉन्ड जैसे हमारा जो हेलो एल्केन R बॉन्ड X, इसमें इसका नेचर क्या होता है, तो क्या होता है कि जो हेलोजन एटम होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ खींच रहा है, तो निगेटिविटी को वो अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो पार्शियली निगेटिव हो जाता है। ठीक है। और जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो वो पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर कार्बन प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट का मतलब वो इलेक्ट्रॉन को जाने दे रहा है, और एक्स जो है हेलोजन एटम है वो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है वो फ्लोरीन होता है, और सबसे लार्जेस्ट जो होता है वो क्लोरीन होता है। तो जब हम फ्लोरीन से आयोडीन जा रहे हैं तो हमारी साइज़ बढ़ रही है, और साइज़ बढ़ रही है तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही है, साइज़ बढ़ रही है तो क्या बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही है। और बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है लेकिन बॉन्ड इंथैल्पी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि जितना ज़्यादा छोटा एटम होगा उसे तोड़ने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो फ्लोरीन सबसे छोटा है इसलिए इसकी बॉन्ड एंथैल्पी ना सबसे ज़्यादा है, और डायपोल मूवमेंट भी डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे हेलो एल्केन को अल्कोहल से करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया HCl और ये जिंक क्लोराइड, ये इसको बोलते हैं लूकास रिएजेंट। ठीक है। तो क्या करेंगे, जब इसको अल्कोहल के ऊपर इसको डालेंगे तो हमें यहाँ पे अपने अल्किल हैलाइड्स मिलेंगे। यहाँ पे HCl डाल रहे हैं तो यहाँ से ये H और ये H मिलकर H2O बन जाएगा, और R बॉन्ड Cl जोड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जिंक क्लोराइड का यूज़ एज अ कैटलिस्ट हम करते हैं ओनली इन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। 3 डिग्री में क्यों नहीं करते, 3 डिग्री में नहीं करते क्योंकि इसकी जो रिएक्टिविटी होती है, हेलो एसिड की रिएक्टिविटी होती है, HCl का हेलो एसिड ये 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। यहाँ पर हम इस जिंक क्लोराइड का रिएक्शन नहीं कराते, डायरेक्ट HCl से रिएक्ट करा देंगे रूम टेम्परेचर पे, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन 1 डिग्री और 2 डिग्री में हमें जिंक क्लोराइड से
एज अ कैटलिस्ट का प्रेजेंस लेना पड़ेगा। दूसरी रिएक्शन हम कराएंगे NaBrH2SO4 से, तो हमें यहाँ पर ये NaBr मिल जाएगा, ठीक है। तीसरी रिएक्शन हम PX3 से कराएंगे। X की जगह हम क्या ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, तो यहाँ से हमें R बॉन्ड X मिल जाएगा। फिर हम PX5 से कराएंगे, यहाँ से भी हमें R बॉन्ड X मिल जाएगा। और ये वाली रिएक्शन देखिए, रेड फॉस्फोरस और या तो आप ब्रोमीन ले लीजिए या फिर क्लोरीन ले लीजिए, तो यहाँ पे आपको R बॉन्ड X मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है, इसको थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2। इससे जब हम कराएंगे तो हमें एज अ प्रोडक्ट R बॉन्ड Cl एज अ मेन प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन साथ ही HCl और SO2 भी मिलेंगी, जो कि गैसेज हैं और ईजिली स्कैप कर जाएंगी। इसीलिए SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड को हम बेस्ट प्रेफरेंस मानते हैं, कि ये इसको हम बेस्ट रिएजेंट मानते हैं, ताकि हम अल्कोहल से अल्किल हैलाइड बना सकते हो। ये सारे आप याद कर लीजिएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद हेलो एसिड्स भी मैंने बता दिया, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1। सेकेंड प्रिपरेशन हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन से सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अल्कीन्स। तो अल्कीन से कैसे बनाएंगे, अल्केन से बनाने की इस रिएक्शन को फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन कहते हैं। यहाँ पर हमने अल्केन ले लिया है और इसकी क्लोरीनेशन करा देंगे। आप ब्रोमिनेशन भी करा सकते हो, लेकिन याद रखना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ से HCl और Cl था, एक HH, ये दोनों जुड़ जाएंगे, यहाँ से HCl निकल जाएगा और R बॉन्ड Cl हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला, जैसे ये वाला है, इसमें हमने ब्रोमिनेशन कराया। H म्यू का मतलब होता है यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस है, सनलाइट की प्रेजेंस है। यहाँ पे Br2 से कराया तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो रहा है, ब्रोमिनेशन हो रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, ये H हट जाएगा, इसकी जगह Br जुड़ जाएगा। दूसरा हम कराएंगे अल्कीन से। अल्कीन से सबसे पहले हमने सिमेट्रिकल अल्कीन लिया, यहाँ पे हमने हेलोजन एसिड लिया है, हेलोजन एसिड लिया है। तो जब हम हेलोजन एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड इस पे आएगा, एक बॉन्ड इस पे आएगा, ठीक है। तो जो निगेटिव पार्ट होगा, एक हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव है, ब्रोमीन जो है निगेटिव, वो कहीं पर भी जुड़ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल उसे यहाँ पे जुड़ती है। सिमेट्रिकल अल्कीन है तो कहीं पर भी जुड़ जाएगा, लेकिन अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हमें मार्कोनिकोव रूल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से ये हमारे पास हेलो अल्कीन आ गया, ठीक है। अब जैसे ये वाली, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो यहाँ पर जिन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ता है जहाँ पर लेस हाइड्रोजन होते हैं। तो इस कार्बन के पास, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, 1 2 3, तो एक किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, ठीक है। ये इस कार्बन ने 2 डबल बॉन्ड बनाए इस कार्बन के साथ, तो 2 किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो निगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम पर जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन होंगे, तो इस पे कम हाइड्रोजन है, इस पे 1 है, इस पे 2 है, तो यहाँ पर जुड़ेगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है, ये वाला आप कीजिएगा ना। अल्कीन से एक और रिएक्शन होती है, ये तो पेरोक्साइड का इफेक्ट है। ये पीछे क्या लगा था, मार्कोनिकोव रूल लगा था, लेकिन अगर HBr हो और ऊपर नीचे हमारा H2O2 दिया हो, ये होता है पेरोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड। तो यहाँ पर रूल जो है वो मार्कोनिकोव नहीं, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। और एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, निगेटिव पार्ट उल्टा हो जाता है। मार्कोनिकोव रूल कहता था निगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम पे जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन होंगे, लेकिन यहाँ पर निगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम पे जाएगा जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्कीन है। अब इस पे 1 हाइड्रोजन है, इस पर 2 हाइड्रोजन है, तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग निगेटिव पार्ट जो है वो ज़्यादा, एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से ज़्यादा वाले हाइड्रोजन पे जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा दिस, ठीक है। तो जब सेम अल्कीन थी तो यहाँ पर प्रोडक्ट ये बना था, ठीक है, लेकिन एंटी H2O2 पेरोक्साइड के इफेक्ट से यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना। ना अल्कीन से एक और रिएक्शन होती है, जब हम Br2 लेते हैं या Cl2 लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, बॉन्ड टूटता है, यहाँ पर एक बॉन्ड आता है, यहाँ पे बॉन्ड आता है, यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, यहाँ पर Br जुड़ जाएगा। तो ये देखिए, ये वाला कौन सा विसिनल है, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन के ऊपर ब्रोमीन जुड़ा है, तो विसिनल डाइहैलाइड बन जाता है, या इसको हम लिख सकते हैं एथाइलिन डाइब्रोमाइड, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ठीक। अब इस यहाँ पर हमको दी गई है अल्कीन, और अल्कीन पे हमको यहाँ पर Cl2, यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, Cl2 से रिएक्शन करा रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको याद रखना है।
ठीक है। तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इस पर आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा विसिनल डाइहैलाइड बन गया। तो हाइड्रोकार्बन से सारी रिएक्शन होगी। अब लास्ट इसमें रिएक्शन बचती है प्रिपरेशन में, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। यहाँ पे हम एक हैलोजन को हटाकर दूसरा हैलोजन लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने आर बॉन्ड एक्स लिया, आर बॉन्ड एक्स में हम या तो क्लोरीन लेंगे या तो ब्रोमीन लेंगे, और यहाँ पे NaI लिया है। ये सिंपल रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर MP बोर्ड, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, यहाँ से NaX निकल जाएगा और यहाँ से R बॉन्ड I बन जाएगी। ये आपका बन गया अल्किल ब्रोमाइड। क्या बन गया, अल्किल ब्रोमाइड, सॉरी अल्किल आयोडाइड, अल्किल आयोडाइड। ठीक है, शॉर्ट रिएक्शन में क्या बनाते हैं, शॉर्ट रिएक्शन में हम अल्किल फ्लोराइड बनाते हैं। यहाँ से क्या होगा कि आपका AgX निकल जाएगा और R बॉन्ड F जुड़ जाएगा। ठीक है, AgX की जगह आप Hg2F2 COF2 SbF3 भी ले सकते हैं। ये होगी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर कुछ जो है अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शन पढ़ी उससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है, तो उनको देख लेते हैं। ये हमको दिया अल्कोहल और यहाँ पे हमको दिया थायोनिल क्लोराइड। तो हमें याद है जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्किल हैलाइड मिलेगा। तो इसकी जगह आप क्या लगा देंगे, यहाँ पे Cl लगा देंगे, आपको मिल गया। ठीक है, यहाँ पर हीट करा रहे हैं और ये जो है ये क्या दी गई है, ये हमको हैलोजन जो है एसिड दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हमको ये OH ग्रुप है। यहाँ OH ग्रुप लगा होगा तो हमको क्या पता है कि अल्कोहल है। क्या है, अल्कोहल है। ये आप अल्कीन मत समझिएगा, ये अल्कोहल है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से आपका CH2 OH यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, यहाँ से ये वाटर हट जाएगा। ठीक है, ये वाली देखिए, ये तो बहुत इजी है, आप यहाँ से NaI हटा देंगे। ये वाली फिंकलस्टीन रिएक्शन है, तो CH3 CH2 बॉन्ड I। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर देखो सन बन गया, मतलब लाइट की प्रेजेंस है, और CH2 CH3। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH2 को हम लिख सकते हैं CH CH3। ठीक है, तो एक H यहाँ से हटेगा और यहाँ पे Br है, Br है, एक Br, तो HBr यहाँ से हटेगा और यहाँ पर रिएक्शन में ये दिस O2N, क्योंकि यहाँ पर ये क्या थी, यहाँ पे CHCl CH3 आपका बन गया। ठीक है, ये क्या है, HI दिया है, ये HI क्या है, हैलोजन एसिड है, हैलोजन एसिड है। और यहाँ पर अब आपको दी गई है अल्कीन, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कोई पेरोक्साइड नहीं दिया तो आपको सीधे सीधे मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। तो देखिए यहाँ पर इस कार्बन पे एक, इसने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, यानी इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं, लेकिन इस कार्बन ने 1 2 3 बनाया तो इस पे एक हाइड्रोजन है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल जिस पे कम हाइड्रोजन होंगी वहीं पर ये निगेटिव पार्ट जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जुड़ जाएगा निगेटिव पार्ट, यहाँ पर, तो यहाँ पर CH3 था और यहाँ पर आपका I जुड़ जाएगा। ठीक है, ये वाला कंपाउंड आप करिएगा होमवर्क। ठीक है, चलिए अब फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जितने भी अल्किल हैलाइड होते हैं वो जनरली कलरलेस होते हैं, पर अल्किल ब्रोमाइड और अल्किल क्लोराइड जो होते हैं वो अगर सनलाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में आते हैं तो कलर्ड हो जाते हैं। ठीक है, लोअर मेंबर जो होते हैं वो गैसेस होते हैं, हायर मेंबर जो होते हैं वो लिक्विड और सॉलिड हो जाते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जैसे सबसे जो कम है साइज जो था फ्लोरीन का सबसे कम था, और मॉलिक्यूलर मास भी फ्लोरीन का सबसे कम है, आयोडीन का सबसे ज़्यादा होता है। तो जैसे ही मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। लेकिन अगर ये आर बॉन्ड आर, ये तीनों सेम है, अगर कार्बन की चेन सेम है तो सबसे ज़्यादा इसका होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास आयोडीन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर देन आर बॉन्ड Br, देन आर बॉन्ड C, देन। लेकिन अगर एक ही आर बॉन्ड I की बात करें, इसी के अगर हमें कई सारे स्ट्रक्चर दिए गए जैसे यहाँ पर, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, तो हमें एक ब्रांचिंग भी देखनी पड़ेगी। अगर जहाँ पर ब्रांचिंग ज़्यादा होगी वहाँ पर जो है बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जैसे ये तीनों ही 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ना इसका होगा, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग कम है, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 ब्रांचिंग, यहाँ पर 1 है, तो सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा। फर्स्ट नंबर पे इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, सेकंड नंबर पे इस पे, और सबसे कम होगा इस पे, क्योंकि इसकी ब्रांचिंग ज़्यादा है। ठीक है। अगर बात करते हैं हम हेलोअरीन्स की, तो हेलोअरीन्स की केस में यहाँ पर O पर क्लोरो लगा है, यहाँ पर M पर लगा है, यहाँ पर P पर लगा है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ऑर्थो का सबसे ज़्यादा होता है, देन पैरा, देन मेटा। मेल्टिंग पॉइंट लेकिन पैरा का सबसे ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैरा जो होता है, ये पैरा पोजीशन पे, ये क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है और क्रिस्टल लैटिस में फिट हो जाता है, इसीलिए इसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जनरली अल्किल हैलाइड जो होते हैं वो लो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है। ये एक जो क्वेश्चन है इसमें क्या बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है बॉइलिंग पॉइंट का। ये आप करके देखिएगा, दूसरा वाला मैं कराती। इसमें आपको हिंट यही है कि जो जिसका मॉलिकुलर मास ज़्यादा होगा उसका ही बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। दूसरा वाला क्या है, जैसे 1 क्लोरोप्रोपेन, तो C इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहाँ पर Cl लगा। आइसोप्रोपिल क्लोराइड का मतलब क्या है, दिस, एंड यहाँ पर Br लगा है। ठीक है, Cl लगा है। और 1 क्लोरोब्यूटेन का मतलब यहाँ पर 4 कार्बन की देंगे, देन Cl लगा। तो सबसे ज़्यादा तो इसमें 3 कार्बन की देंगे, इसमें 3 कार्बन की है चेन है, इसमें 4 कार्बन की, तो सबसे ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 1 क्लोरोब्यूटेन का। फिर इन दोनों में किसका होगा, इन दोनों में किसका होगा, इन दोनों में इसका होगा, फिर इसका होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच। ठीक है। अब देखते केमिकल रिएक्शन मेनली 3 देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड देन रिएक्शन विद मेटल्स। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है 2 मैकेनिज्म से, एक SN1 एक SN2। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो खुद निगेटिव होता है, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, किसी पॉजिटिव स्पीसीज की तरफ अट्रैक्ट होता है। यहाँ SN2 क्या होती है, SN2 में न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो जैसे यहाँ पर हमने अल्किल हैलाइड लिया, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। एक ही स्टेप में ये रिएक्शन होती है, इसकी मॉलिकुलरिटी 2 होती है, क्योंकि यहाँ पे लिखिए SN2 मतलब होता है बायोमोलिकुलर, ये बायोमोलिकुलर होती है, इसकी मॉलिकुलरिटी 2 होती है, इसका ऑर्डर भी 2 होता है, लेकिन ये एक ही स्टेप में होती है। नाम इसका बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर एक स्टेप में होती है। इसकी जो रेट होती है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक अल्किल हैलाइड पे, एक न्यूक्लियोफाइल पे। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो किस तरफ से अटैक करेगा, ये सामने आपको दिख रहा है हेलोजन एटम जो खुद निगेटिव है, और न्यूक्लियोफाइल भी खुद निगेटिव है, तो ये पीछे से अटैक करता है। ठीक है। जो हेलोजन है वो यहाँ पर ऐसा बनता है ग्रुप कुछ। ठीक है। तो हेलोजन जो था वो इस साइड लगा था, लेफ्ट साइड लगा था, राइट साइड, और जो न्यूक्लियोफाइल था वो लेफ्ट साइड लगा था। तो राइट ये दोनों एक दूसरे के, यहाँ पर क्या होता है, इन्वर्जन हो जाता है, क्योंकि लीविंग ग्रुप जो था वो राइट साइड था और जुड़ने वाला ग्रुप जो था वो लेफ्ट साइड में था, तो ये इन्वर्जन हो जाता है, रिटेंशन नहीं होता, यहाँ पे इन्वर्जन होता है। रिएक्टिविटी अगर हैलाइड्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा R बॉन्ड I की होगी, क्योंकि इसकी साइज सबसे ज़्यादा होती है। ये दोनों ही मैकेनिज्म, चाहे SN1 हो चाहे SN2, दोनों में सेम होती है। लेकिन यहाँ पे अगर रिएक्टिविटी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा होती है प्राइमरी की, देन सेकेंडरी की, देन टर्शरी की। क्यों होती है, क्योंकि अगर प्राइमरी होगा तो कम स्टेरिंग हिंड्रेंस होगा, लेकिन टर्शरी होगा तो ज़्यादा स्टेरिंग हिंड्रेंस होगा, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप आ जाएंगे। टर्शरी में कार्बन फर्दर 3 कार्बन से जुड़ेगा, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में डिफ़िकल्टी होगी, तो इसलिए 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं SN2 को, जैसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं, ये 2 स्टेप में होती है। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, जिससे ये हेलोजन एटम ईजिली निकल जाता है। ठीक है। यहाँ पर कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 होती है। ठीक है। फिर कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, कार्बोकैटायन यहाँ पे पॉजिटिव बना, तो न्यूक्लियोफाइल चाहे यहाँ से अटैक कर सकता है चाहे कहीं से भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर 2 कंपाउंड बनते हैं। यहाँ पे देखिए, एक तो आपको ऐसे बनेगा, ठीक है, और 1 2 3, ठीक है, 4, 1 मिनट, ठीक है, और यहाँ इस साइड से अटैक करेगा, तो ठीक है, तो इसको बोलते हैं
इन्वर्जन, इसको बोलते हैं रिटेंशन, और यहाँ पर बन जाता है रेशमिक मिक्सचर। जब इन्वर्जन और रिटेंशन एक साथ होती है तो इसको बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर। ये कैसा मिक्सचर है? रेशमिक मिक्सचर। स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की क्या होती है? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ठीक है, अब SN1 में कुछ पॉइंट है, जैसे मॉलिक्युलरिटी कितनी होती है? 1 होती है, ऑर्डर भी 1 होता है, स्टेप कितनी होती है? 2 स्टेप होती है, एक में कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है, और एक में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। रिएक्टिविटी क्या होती है? तो यहाँ पे 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होती है, देन 2 डिग्री में, देन 1 डिग्री में। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होती है। इन्वर्जन भी होता है, रिटेंशन भी होता है, सॉल्वेंट पोलर प्रोटेक्ट लेते हैं, और रेट जो होती है वो सिर्फ अल्किल हैलाइड पे ही डिपेंड करती है। अब कुछ यहाँ पर रिएक्शन है, जैसे अगर हमने रिएक्शन कराई HKOH से, तो यहाँ पर OH जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, जो कि R के साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी H प्लस OH निगेटिव है तो वो इसके साथ जुड़ जाएगा तो R बॉन्ड OH, यहाँ पर भी अल्कोहल बन जाएगा। पर ये पोलर प्रोटेक्ट है, यहाँ पर 2 स्टेप में होगी लेकिन बनेगा अल्कोहल। ये SN1 मैकेनिज्म से होगी, ये SN2 मैकेनिज्म से होगी। NaI से रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये निगेटिव होगा तो यहाँ से ये R बॉन्ड I जुड़ जाएगा। ठीक, फिर R बॉन्ड NH2 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ये पहले इससे पहले NH3 से देखें, NH3 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से एक H X के साथ जुड़ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये दोनों जुड़ेंगे पर ये आपस में जुड़ जाएंगे, R बॉन्ड NH2 यानी प्राइमरी अमीन बन जाएगी। ठीक है, प्राइमरी, इस केस में यहाँ पर टर्शरी अमीन बन जाती है, टर्शरी अमीन बन जाती है। और यहाँ पर अगर ये ग्रुप ले लेंगे तो यहाँ पर जो है इसमें सेकेंडरी अमीन बनेगी, इसमें टर्शरी अमीन बन जाती है। और NaOR से कराएंगे तो यहाँ से OR जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा तो यहाँ से R बॉन्ड OR डैश बन जाता है। ये सारी जो है वो रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, अगर हम यहाँ पर जो है KCN जो है वो निगेटिव है, यानी ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये R बॉन्ड R के साथ जुड़ेगा, RCN बन जाएगा। लेकिन अगर AgCN जुड़ेगा तो यहाँ पर R बॉन्ड CN नहीं बनेगा, यहाँ पर R बॉन्ड NC बन जाएगा। इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये साइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो CN होता है यहाँ पे साइनाइड ग्रुप होता है, नाइट्राइल जो होता है वो एम्पीडेंटेड लिगेंड होता है, वो 2 न्यूक्लियस में एग्जिट, न्यूक्लियोफिलिक जो है उसके 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होती हैं, इसीलिए ऐसा होता है। अगर हम यहाँ पर KNO2 से रिएक्शन कराएंगे, अगर AgNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से R बॉन्ड NO2 बनेगा, और इस केस में यहाँ पर R बॉन्ड ONO बनेगा। तो आपको ये चारों याद रखने हैं, MP बोर्ड में ये वाली पूछी जाती है। ठीक है, लास्ट आपको यहाँ से अगर हम LiAlS से करवा रहे हैं तो यहाँ पर हमको ये रिड्यूस होकर जो है अल्किन दे देगा। अगर यहाँ पर एक चीज़ ये R डैश है और ये चीज़ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो जुड़ेगी नहीं, यहाँ से R बॉन्ड R मिल जाएगा, और यहाँ से जो है ये चीज़ जो है इसके साथ यहाँ से R डैश बन जाएगा। ये है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, एंड दिस इज Ag, सॉरी इधर यहाँ पे ऐसा होगा Ag इज, आपको कुछ नहीं करना, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना। यहाँ पे Ag पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो यहाँ से ये चीज़ यहाँ पर जुड़ेगी तो RCOO R डैश। ठीक है, ये बनेगा। अब क्या होता है? कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं? कायरल मतलब जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर होती है, यानी इस हैंड को इस हैंड से मिलाएंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं होंगे। ठीक है, जैसे ये वाला केस है, ये एक दूसरे के ऊपर इम्पोज हो रहा है, इसका थंब इसको थंब को इम्पोज कर रहा है। ठीक है, लेकिन इस केस में अगर आप मिलाएंगे तो इम्पोज नहीं होंगे। ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं अगर कार्बन की चारों वैलेंसीज अलग अलग हैं, ठीक है, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये तो आयोडीन है, ये चारों वैलेंसीज अलग अलग हैं तो कंपाउंड कायरल होता है। कायरल होता है तो वो कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इससे रिगार्डिंग एमपी बोर्ड में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे ये दोनों कंपाउंड हैं, इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे
ये एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं हो रहा है। देखिए जी के ऊपर एक्स आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं हो रहा है, लेकिन ये है तो एक दूसरे की मिरर इमेज ही ना, है तो मिरर इमेज ही ना। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं कायरल। क्या बोलते हैं? कायरल। एनसीईआरटी में आप इसके बारे में और पढ़ लीजिएगा। रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। अब है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि देखिए हमने पीछे एक्वस KOH ले रहे थे, वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, लेकिन अगर हम एल्कोहलिक KOH लेंगे तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। यहाँ से जो आपका हेलो एल्कीन है वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, हेलो एल्कीन एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको डीहाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि एक हेलोजन भी जाता है, डी माने रिमूव होना, हाइड्रोजन का भी और हेलोजन का भी, दोनों ही चले जाते हैं। सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड चीज़ बनती है और यहाँ पे हमें हीट देनी पड़ती है, इसलिए एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। अगर सिमेट्रिकल की बात करें तो ईजी कर सकते हैं, पर अनसिमेट्रिकल के लिए 2 कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, जिनमें से जो मेजर होता है वो अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल होता है। सेट-जेफ रूल क्या कहता है? सेट-जेफ रूल कहता है कि जो भी कंपाउंड बने हैं, जैसे इनमें जो भी कंपाउंड बने हैं, एक ही वाला कंपाउंड, एक ही वाला, ये तो चलिए सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल के केस में क्या हुआ कि यहाँ से जैसे ये कार्बन जिस पे हाइड्रोजन एटम जुड़ा है उसके जो जस्ट बगल वाले जो एटम्स कार्बन होते हैं उनको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और जिन पर जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। इस पर हाइड्रोजन, इस पर, तो यहाँ से ये H टूटेगा, यहाँ से ये निकलेगा और यहाँ से ये बॉन्ड निकलेगा और यहाँ से हेलोजन भी निकल जाएगा। तो एक तो अल्कीन यहाँ पर बनेगी, एक यहाँ पर बनी, ठीक है, और एक यहाँ पर बनी। तो इनमें से कौन सी मेजर होगी? तो सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग जिस अल्कीन के अल्फा कार्बन के जो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, जैसे ये दोनों अल्कीन, इस अल्कीन का जो है एडजेसेंट जो पड़ोसी वाला कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, इस पर 3 हाइड्रोजन है और इस वाले पर भी 3 हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पर जो अल्कीन बनी है इसके बाद वाला तो कार्बन है ही नहीं, इसके बाद जो कार्बन है अल्फा उस पर सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, तो ये वाली जो है वो मेजर बनेगी। ना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एमपी बोर्ड के हिसाब से बुर्ज रिएक्शन। बुर्ज रिएक्शन में क्या होगा? 2 मोल आप अल्किल हैलाइड लेंगे, 2 मोल आप जो है सोडियम मेटल लेंगे और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ से NaX निकल जाएगा और यहाँ पे आपको अल्केन मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कर लेना। फिर रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल, यहाँ पे आपने अल्किल हैलाइड लिया और यहाँ पे आपने मैग्नीशियम मेटल लिया और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो R बॉन्ड Mg बॉन्ड X मिलेगा, इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। फिर वाटर से रिएक्शन करा देंगे, तो वाटर से रिएक्शन कराएंगे, ये देखिए ये Mg पॉजिटिव है, कार्बन निगेटिव है, तो यहाँ से पॉजिटिव जो है वो निगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है, और ये निगेटिव जो है पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो यहाँ से R बॉन्ड H जो है मेन प्रोडक्ट बनेगा और MgOH जो है वो निकल जाएगा। ये मेन प्रोडक्ट क्या है? अल्केन है। फिर है प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन। प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन में आपने बेंजीन रिंग ली, अगर इसकी Cl2 से FeCl3 के प्रेजेंस में रहे तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा। बेंजीन रिंग Br2 की से रिएक्शन कराएंगे FeBr3 के प्रेजेंस में तो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। अगर बेंजीन रिंग पर Ki से रिएक्ट कराएंगे HiO3 के प्रेजेंस में तो आयोडोबेंजीन बनेगा। जो फ्लोरोबेंजीन नहीं बनता क्योंकि वो फ्लोरीन से रिएक्शन नहीं करता बिकॉज ऑफ हाईली जो है एक्सप्लोजिव होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ इलेक्ट्रोफिली आएगा और वो जो है निगेटिव पर अट्रैक्ट होगा। तो सबसे पहले है हेलोजिनेशन। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होती है, क्योंकि ऑर्थो जब आप रेजोनेंस बनाएंगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही आपका निगेटिव आता है, तो वहीं पर इलेक्ट्रोफिलिक जुड़ जाती है। तो यहाँ पर अगर क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे FeCl3 के प्रेजेंस में एनहाइड्रस, तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक आपका बनेगा ऑर्थो पर और एक बनेगा आपका पैरा पे। विच इज मेजर, तो वी टेक पैरा, इसको मेजर लेते हैं, पैरा पोजीशन पे इसको हम मेजर लेते हैं, इसको बोलते हैं हेलोजिनेशन। फिर होती है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में जहाँ HNO2 कंसनट्रेट और H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर Cl यहाँ पर ऑर्थो पे बनेगा एक और एक बनेगा मेटा पे, एक बनेगा मेटा पे, ठीक है। फिर होती है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में यहाँ पर कंसनट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं, तो एक बनेगा, यहाँ से क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं HSO3, तो ये चीज़ यहाँ पे जुड़ती है, जहाँ से भी निकल रही है और H2 निकलता है, जैसे यहाँ से एक H निकल रहा है, ठीक है, SO, तो यहाँ से आपका SO3 H यहाँ पर जुड़ेगा, ये ऑर्थो पे, और यहाँ पर
पैरा पर। ठीक है, फिर है अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में हमें अल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं, तो जैसे यहाँ से 18 है तो यहाँ से X और ये निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये बनेगा, और ये मेजर लेंगे, हमेशा पैरा वाला मेजर लेंगे। इस रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ से अल्किल हैलाइड से रिएक्शन करा रहे हैं इसीलिए। एंड इसमें आपकी लास्ट पर रुकिए, यहाँ पे एक और थी असाइलेशन, वो कहाँ चली, ये रही। ठीक है, असाइलेशन में क्या, ये अल्काइलेशन, ठीक है। अगर हम बात करें, एक और होती है रिएक्शन जिसको बोलते हैं असाइलेशन। असाइलेशन में क्या होगा, सेम हम यही क्लोरोबेंजीन लेंगे या ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम जो है एसिड क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे एनहाइड्रस ClCl की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप होता है वो लगेगा ऑर्थो पोजीशन पे और मेटा पोजीशन पे। ये ऑर्थो पे लग गया, यहाँ पर एक बार मेटा पे भी लगेगा। ठीक है, इसको बोलते फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। इसको, इस वाली को अल्काइलेशन बोलते थे, इसको बोलते असाइलेशन, क्योंकि असेल क्लोराइड से रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे फिटिक्स रिएक्शन देखिए, 2 मोल हमने यहाँ पर हेलोअरीन लिया, 2 जो है सोडियम मेटल लिया और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में डाइफेनल मिलेगा। एमपी बोर्ड में बहुत बार आती है ये रिएक्शन, ये वाली एमपी बोर्ड में बहुत, ये भी बहुत बार आती है। इसमें आप जैसे वुड्स में हम क्या लेते थे, दोनों ही अल्किल हैलाइड लेते थे, 2 सोडियम मेटल लेते थे। फिटिक्स में हम 2 हेलोअरीन लेते हैं, 2 सोडियम मेटल। यहाँ पर एक बार हेलोअल्किन लेंगे, एक बार हेलोअरीन लेंगे, यहाँ से X2 निकल जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे, इसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग ना। पॉली हेलोजन कंपाउंड लास्ट टॉपिक है। यहाँ पर सबसे पहले डाइक्लोरोमीथेन, इसको यूज एज पेंट रिमूवर करते हैं, यानी हार्मफुल होता है। अगर ये हाई कांटेक्ट में आ गया तो यहाँ ये जो है कॉर्निया को यहाँ पर बर्न कर देगा, आप कॉर्निया को जला डालेगा। आयोडोफॉर्म होता है CH3, ये एज ए एंटीसेप्टिक यूज होता है, पर इसकी स्मेल थोड़ी सी अनवांटेड होती है, तो इसकी जगह और भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ठीक है, अब क्या है, यहाँ से CHCl ये इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म है, एनास्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी, यानी सर्जरी के दौरान बेहोशी की दवा के रूप में इसका यूज़ होता है, लेकिन ये भी हार्मफुल होता है। अगर इसका एक्सेस में यूज़ हो जाए तो लीवर को डैमेज कर देता है। यहाँ पर क्या होता है कि अगर क्लोरोफॉर्म कहीं एयर के कांटेक्ट में आ जाए तो उसको ऑक्सीडेशन हो जाता है और एक खतरनाक गैस बना देता है फॉजिन, COCl2, जिसको कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। इसीलिए हमेशा इसको डार्क बोतल में टाइटली होल्ड करके रखा जाता है और इसका यूज़ नाउ डे फ्रेयॉन 22 बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, फ्रेयॉन्स क्या होते हैं, जितने भी आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, मीथेन और ईथेन को, उनको फ्रेयॉन्स कहते हैं। ये नॉन कोरोसिव होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं, ये आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे AC के रेफ्रिजरेंट में, आपके फ्रिज में यूज़ होते हैं। लेकिन इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी जो ओजोन लेयर है वो दिन ब दिन डिप्लेट हो रही है इसकी वजह से, तो हमें इसका कम यूज़ करना चाहिए। नाउ लास्ट है DTT, डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरोईथेन। इसका स्ट्रक्चर ये रहा। ठीक है, इसका जो यूज़ है वो मेनली होता था मॉस्किटोज़ को मारने में, लेकिन अब इसका यूज़ है वो बंद कर दिया गया क्योंकि ये भी हार्मफुल है। तो यहाँ पे आपका टॉपिक जो है पूरा ख़त्म हो गया। अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और आज की क्लास की PDF कमेंट जो है डिस्क्रिप्शन में डल जाएगी। एंड और भी जो है चैप्टर्स की वीडियो मैं लाती रहूँगी, तो आप चैनल पे बने रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।